चलिए, आज का सेशन विंटर क्लास में अध्याय 6 त्रिभुज है, ट्रायंगल। डेट 24 और 25। चलिए, बहुत सिंपल है भाई। अगर क्लास 9 थोड़ा बहुत आपको आती है, ट्रायंगल चैप्टर आता है, बेसिक ज्योमेट्रीज आती हैं, तो लगभग है कि ये चैप्टर मुझे लगता है 30 मिनट में एंड हो जाएगा। बहुत आसान है। कैसा ज्योमेट्री भी आती है, देखा करी तुमने? देखिए, त्रिभुज सबको पता है। त्रिभुज नहीं पता संजय अध्ययन में मैंने पीछे तरफ त्रिभुज के बारे में और डिटेल्स दी हुई है। जाइए बेसिक जाकर के वहां से त्रिभुज के बारे में पढ़िए, कितने टाइप के त्रिभुज होते हैं, क्या क्या होता है, सब लिखा है, मैंने दिया हुआ है। जब आप पीछे जाएंगे, पीछे स्टार्टिंग के बेसिक में, स्टार्टिंग का बेसिक है, स्टार्टिंग का बेसिक है, पेज नंबर 39 पेज, अगर आपको दिख रहा हो 39 पेज, ट्रायंगल के बारे में मैंने लगभग सब बताया है। इसीलिए तो मैं इस अध्ययन को लेके आया। अगर आप नौवीं छोड़ भी दिए हैं, भूल भी गया है, कहीं इकट्ठा मिल नहीं रहा है, तो त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों के बारे में मैंने डिटेल से कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। त्रिभुज दो टाइप से होते हैं। कैसे कैसे? एक भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर, और विषमबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं अलग अलग। यह हो गया समबाहु, यह हो गया समद्विबाहु, और ये हो गया विषमबाहु। इसी में कोण के आधार पर भी त्रिभुज दिए गए हैं। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें मैंने सब लिख के दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज के किरण, परिमाप, क्षेत्रफल। आप लोगों को ना अभी समझ हल्के में लेके रखे मेरे अध्ययन को ना, फार्मूले इतने लिखे हैं, ढूंढ न पाओगे कि कहां कहां से लिखे हैं। तो कलेक्शन है ये सब फार्मूला सूत्रों का। अगले साल जो आएगी ना, अगले साल शायद नाम चेंज हो जाएगा। अभी तो नाम मुझे नहीं पता कि क्या रखना है। देखेंगे किस अध्ययन से आती है, लेकिन अगले साल नाम चेंज हो जाएगा और इसका कलर जरूर चेंज कर देंगे। येलो को जो भी करेंगे, पता नहीं केसरिया या फिर हरा, कुछ नया होना चाहिए ना, है ना। केसरिया कर देंगे, केसरिया बालम रे है, जो भी होगा केसरिया करेंगे। तो इस तरह त्रिभुज के बारे में हम लोग सब जानते हैं। नहीं जानते तो पढ़ लीजिएगा। इनकी एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज से संबंध देखना है, इस चैप्टर का यही टारगेट है, रिलेशंस। तो देखते हैं, दो नाम आते हैं। एक आता है सर्वांगसम, क्योंकि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं सर्वांगसम त्रिभुज, और एक आता है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज। तो सर्वांगसम की दो कंडीशनें होती और समरूप की एक ही कंडीशन होती है। समरूप, रूप समान, माप नहीं। यहां आकार भी समान और माप भी समान, तब बनता है सर्वांगसम कंडीशन। लेकिन अगर यहां पास आकार समान है, समरूप है, मेजर से मतलब नहीं कि समबाहु त्रिभुज जो बना है वो छोटा है कि बड़का है, इससे मतलब नहीं है। समबाहु है कि नहीं है, इससे मतलब है। आप उसकी मेजरमेंट पे मत जाइए, ठीक है ना। लेकिन यहां पास क्या बोल रहा है कि आकार, एक तो साइज, ऊपर से मेजरमेंट, माप, दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर ना। साइज
और शेप, आकार मतलब शेप होता है, साइज ये होता है ना, आकार मतलब शेप, नहीं कहते इस आकार का है, इस शेप का है, और ये होता है साइज। साइज का मतलब छोटा बड़ा है, उसकी लंबाई सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कि अगर यहाँ दो त्रिभुज बने हैं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो जो अगला त्रिभुज बनेगा 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, तभी इन दोनों में सर्वांगसम की कंडीशंस लगेगी। लेकिन समरूप के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। तो सर्वांगसम का जो सिंबल होता है, ये बराबर करने के बाद इस तरह का हमारा वाला एस बना दिया जाता है, और समरूप में सिंबल होता है दिस वन। तो हो सकता है कि चिन्ह पूछ ले, उसको क्या करना है, उसने बोला कि निम्न में से समरूप के लिए संकेत है, तो आपको संकेत पता होना चाहिए। हाँ, कहे से प्रदर्शित करते हैं समरूप की कंडीशनें, स्थितियां हैं, कुछ उसको बनाना है क्वेश्चन, और वो कुछ भी करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने अध्ययन में बाकायदा बना के दिया हुआ है। तो सर्वांगसम के लिए मैंने बताया कि शेप, आकार, और वीमा माप जो होती है, आमाप बोलते हैं उसे, साइज, सर्वांगसम के लिए दो कंडीशनें आती हैं। हमें इसके बारे में यहां नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है समरूप के बारे में। क्लियर है? तो समरूप में रूप समान होना चाहिए, मतलब जो त्रिभुज बना है उसका नाम होना चाहिए। क्लियर? तो कंडीशंस ये है कि समरूप आकृतियां हो सकती हैं यदि उनकी आमाप मतलब उनका साइज न देखा जाए, तो दोनों अगर वृत्त हैं तो ये वृत्त समरूप होंगे, ये वृत्त समरूप होंगे। क्यों? इनकी त्रिज्या अलग अलग है, इनकी त्रिज्या अलग अलग है, लेकिन ये जो बने हैं इनका नाम, दोनों का नाम एक ही है, वृत्त है। इसका मतलब ये है कि आकार जो है समान है, आकार समान है, और ये वृत्त हैं। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त हमेशा समरूप होंगे। इसी तरह से वर्ग, इसी तरह से वर्ग, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब छोटा बना है कि बड़ा बना है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें भी सभी भुजाएं बराबर होगी, क्योंकि ये वर्ग होगा। तो जो वर्ग होता है उसका आकार क्या होगा? दोनों का समान है, रूप समान है इसका। और इसी तरह से बनता है समबाहु त्रिभुज। सिंगल सिंगल डैश सभी ने लगाया है, इसका मतलब यह है कि तीनों भुजाएं समान है, बराबर है। वह समान मतलब आकार छोटा है, तो समबाहु त्रिभुज, आकार समान, जो शेप है वो समान है, बराबर नहीं है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। हमें ये लाइन याद रखनी होगी कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का एक प्रश्न आया था 24 वाले में, इसलिए ये जो लाइन मैंने अध्ययन में लगा के लिखी हुई है, नीचे डिस्कस लिखा हुआ है, वहां पर मैंने बताया है कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, और सभी वर्ग समरूप होते हैं, और समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। समबाहु बस, और कोई नहीं, समद्विबाहु नहीं होता। हाँ, समद्विबाहु नहीं होता। ये मेन ये है ना कि इनकी कंडीशंस हैं, ये पूरे इक्वल होते हैं, ये पूरे इक्वल होते हैं, इसलिए है ना। कभी कभी प्रश्न आपको गुमराह मतलब अच्छे तरीके से पूछा जाएगा। अब पॉसिबिलिटीज है तो मैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी सारी खत्म करा देता हूं। जैसे समान भुजा वाले वर्ग समरूप होते हैं। अब उसने बोल दिया सत्य है
या फिर असत्य है? समान भुजा वाले वर्ग समरूप होते हैं, सत्य है कि असत्य है? सत्य है। लेकिन बोल दिया समान भुजा वाले वर्ग सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। गलत है भाई, सत्य है, सत्य है। समान भुजा वाले, समान भुजा अगर दो ठो वर्ग बने हैं और दोनों की भुजाएं समान है तो ना होंगे? हैं? होंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, समान भुजा वाले वर्ग मतलब जितना 4 ये है और एक और वर्ग है उसकी भी 4 भुजा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो सर्वांग सम है, जो सर्वांग सम है वह समरूप होगा। क्लियर है? हाँ, जो सर्वांग सम है वह समरूप होगा। और सर्वांग सम के लिए कंडीशन यह है कि जो भी आकार बना हो और जो भी मेजरमेंट हो मतलब उसका साइज हो, उसकी तुलना अगर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो उसका भी आकार समान रहे और उसका माप भी समान रहे, तब जाकर के सर्वांग सम बनेगा। जो सर्वांग सम होता है वह समरूप अवश्य होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो समरूप है वह सर्वांग सम हो, नहीं होता है। हो भी सकता है और नहीं, कंडीशन पर डिपेंड करेगा, वह सर्वांग सम हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, मुझे नहीं कह देते सभी खनिज अयस्क हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं है, वो वाली कंडीशन। सर्वांग सम समरूप कर देता है लेकिन समरूप सारे सर्वांग सम नहीं करता है। क्लियर ना? तो यहां से ऊपर मैंने 2 बिंदु लिखे हुए थे। समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, असमान भुजा वाले सभी वर्ग या अथवा त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्लियर ना? तो यहां से आप लोगों को ये दोनों कंडीशनें पता होनी चाहिए। समान भुजा वाले वर्ग सर्वांग सम होते हैं, समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं और ये समरूप भी होते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये सत्य कहे जाएंगे। क्लियर है ना? बेसिक बिल्कुल छोड़ के नहीं रखना है, बेसिक पकड़ के चलेंगे तब काम चलता रहेगा। वो समरूप है वो ऑलरेडी मतलब बिल्कुल फिक्स हो गया। हाँ, वो फिक्स ही हो जाता है कि अगर ऐसा है तो होगा, अगर ऐसा है तो बिल्कुल होगा। इसमें एक प्रश्न आया था, इसमें एक प्रश्न तब आया था 2024 में और बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, लोगों को तो गुमराह हो गए थे लोग। चेक करिए कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, इस वाले को चेक करिए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, लोगों को तो बन ही नहीं रहा था। तो सभी त्रिभुज, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यहां तो कर लिया गया था इसको, ठीक है। एक दे दिया था यूनानी गणितज्ञ थेल्स प्रमेय का जन्म, थेल्स गणितज्ञ का जन्म, इसलिए मैंने अध्ययन में सारे गणितज्ञ जितने 10वीं में आए हैं सभी का मैंने उसमें डिटेल दे दिया है। और इस बार पूछेगा कि आर्यभट्ट किस शहर से संबंधित है? पाटिलपुत्र पटना, बिहार के लाला, है ना? बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या फिर पूछेगा आर्यभट्ट ने किस पर काम किया है? पाई के मान पे काम किया है ना? खगोल आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे, दोनों थे ये। तो वहां ऑप्शन में लिखा हो ए और बी दोनों, तो फिर दोनों मारना, ठीक है ना? तो
तो ये इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल धराशायी है, क्योंकि उसने एक बार जन्मदिन तारीख दे करके उसने शून्य की खोज करी सर, बिल्कुल देगा, कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं पटकेगा। और इस बार पक्का, या तो मेरा तो दिमाग ये कहता है कि वो प्रिंसिप है जो वो सॉरी जो प्रायिकता में एक पुस्तक है द गेम ऑफ चांस, उसका लेखक पूछेगा कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, या फिर इस राइटर ने इस किस पुस्तक को लिखा है ना। 14 पार्ट में लिखा हुआ है जे कार्डन द बुक ऑन गेम ऑफ चांस। तो उसको उस टाइम पे देखेंगे। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है एक बोल्ड कलर से कि त्रिभुज में नहीं, गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है उनको, कार्ल, हाँ, गॉस को। लेकिन वहां पर 3 गणितज्ञों का नाम दिया गया है उस चैप्टर में, इसलिए मैंने लिख दिया है। राजकुमार तो एक ही आदमी को कहा जाता है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्लियर ना। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, इसी के बारे में मैं बता रहा था कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना। तो इंग्लिश में समरूप को बोला जाता है सिमिलर, वो है मेयर का। अगर त्रिज्याएं अलग अलग हैं और आकार समान हैं तो वो वृत्ताकार जो होंगे वो सर्वांगसम नहीं होंगे। त्रिज्याएं अलग अलग हो गई, सर्वांगसम ना होगा, लेकिन समरूप होगा। तो समरूप होने की कंडीशन मैंने लगा दी थी। तो समरूप होने की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, तो मैं समरूप होने की कंडीशन बता देता हूं। वृत्त में सर्वांग क्षमता होने के 3 कंडीशनें चाहिए हमें। क्लियर ना। ठीक है। 2 वृत्त हैं। पहली कंडीशन तो समझ में आ रही है, त्रिज्या बराबर। दूसरी समझ में आ रही है, सकेंद्रीय, केंद्र बराबर। और तीसरी समझ में आ रही है, व्यास बराबर। कंडीशन चाहिए, कंडीशन चाहिए, नहीं तो उसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे इसमें तुम्हें अप्लाई हो सकती है कि 2 वृत्त वो हो सकते हैं, सर्वांशम बताना था, हाँ, सर्वांशम हो सकते हैं अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, पहला काम। अगर वो वृत्त सकेंद्री हैं, दूसरा काम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर है। त्रिज्यखंड का, दोनों के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर है। कंडीशन है वो कहीं भी आप अप्लाई कर दीजिए, आप कहीं भी अप्लाई कर दीजिए। आपको 3 बताने हैं, 3 कहीं मिलाइए। हाँ, ये तो दिख रहा था कि यार कैसे बताएंगे, और क्या बता सकते हैं भाई। ओ है तो दोनों को के सकेंद्री होगा ना। हाँ, सकेंद्री होगा, क्यों, रेडियस सेम, त्रिज्या सेम है, इसे सकेंद्री होगा और व्यास बराबर हो जाएगा। कैसा अच्छा, ये तुम उसमें बोल रहे हो कि सर्वांगसम का नाम क्या देंगे, हैं? नाम तो आपको एक तो भुजा मिल गई है, 2 भुजाएं मिल गई हैं और एक बिंदु मिला हुआ है ना। हाँ, सर्वांग समताएं का नाम नहीं दे सकते हैं, सर्वांग समता का नाम तो मुझे भी नहीं मिला है, लेकिन ये है कि आप कंडीशन बता करके उसे समरूप करा सकते हैं, है ना, समरूप करा सकते हैं। बता देना कि दोनों वृत्तों के व्यास और त्रिज्या, हाँ, त्रिज्यखंड से कोण बता सकते हैं, ये चतुर्थांश बता सकते हो, चतुर्थांश में 90 डिग्री कोण बनता है सेंटर पर, कोण बना सकते हो। फिर भुजा साइड, एंगल साइड, इस तरह से कुछ देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा। साइंटिस्ट आज यही बनेंगे सब। चलिए, हाँ, तो अगर समरूप बताना है किसी भी कंडीशन में,
समरूप अगर आपको बताना हो, जैसे यहां पर आपका बना हुआ है एक समबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज यहां बना हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि ये समरूप है, तो आप इसमें क्या क्या बता सकते हैं कि वो समरूप हो जाए? तो समरूप की स्थिति तभी हो सकती है जब संगत कोण बराबर हो। जो भी कोण हैं उनके संगत कोण बराबर हो, और जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो या एक अनुपात में हो, ठीक है ना? तो हम समरूप उसे कह दिया करेंगे जिसके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। किसके? त्रिभुज की कंडीशन में बता रहा हूं मैं। त्रिभुज की कंडीशन में बहुभुज भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि बहुभुज नहीं आता है। बहुभुज का मतलब होता है कि भुजाएं ज्यादा है, या फिर छोटा ऐसे कर लो। तो ये संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात का मतलब यह होता है कि अगर मान लो इसमें हम 2 को गुणा करना शुरू कर दें, तो एक टाइम ऐसा है कि ये भी मिल जाए, तो वो हो जाता है अनुपात, ठीक है ना? एक ही अनुपात में हो, इसे लिख सकते हैं। हाँ हाँ, विकर्ण भी अनुपातिक होना चाहिए, विकर्ण भी अनुपात होना चाहिए। इसके अनुपात और उसका अनुपात सेम होगा, ठीक है ना? संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, और एक ही अनुपात को बोला जाता है समानुपाती, ठीक है? तो ये 2 कंडीशन अगर आप याद करते हैं, आ गया था 2024 में, देखिए ना पेपर, 2024 के पेपर में लिख दिया था इसने, मूर्ख ने। 2024 का कि 25 का? किसमें दिया? हाँ, एक वाक्य के उत्तर में जाइए, पेज नंबर 132। 2 त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। तो एक शर्त लिखनी थी, संगत कोण बराबर या फिर संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इस तरह से आप प्रश्न वहां टिप देता है, तो हमें बिल्कुल होशो हवास में वहां जिंदा रहना पड़ेगा, ठीक है ना? इसमें मैंने एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, बहुभुजों के लिए संगत भुजाओं के इस एक ही अनुपात को स्केल गुणांक, स्केल गुणक, स्केल फैक्टर या प्रतिनिधित्व भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहा जाता है। तो हो सकता है कि खालिस्तान में धराशायी कर दे। ये तो ढूंढा गया है लाइन में, मैंने कहीं बीच में पढ़ा था। स्केल गुणांक वही जो अनुपात के लिए बात कर रहे हैं, जो अनुपात के लिए बात करते हैं वो स्केल गुणांक कहलाता है। जैसे कहा जाए कि मान लो 200 किलोमीटर है, ठीक है? तो आपने इसका स्केल गुणांक मान लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर, इस तरह से ये स्केल गुणांक है। अब 200 किलोमीटर जाना है भाई, आपने बोला कि 1 सेंटीमीटर तो 20 किलोमीटर होता है, मतलब अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दे 200 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ, 10 सेंटीमीटर की लाइन में 200 किलोमीटर हो जाएगा। और वहां पर कभी कभी मैप में और छोटा करना हो ना, तो 1 mm में 20 किलोमीटर और 10 mm में 200 किलोमीटर। पता कितना लाइन खींची तुमने? 10 mm, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में पता यहां से कहां मार दिए? कटनी। 200 किलोमीटर में इतना हो तो जो कुटू सा, तभी तो मैप बनता, नहीं मैप कैसे बनेगा? तो ये सब कहां आता है? आरएफ में, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है ना? स्केल गुणांक से सारे मैप को छोटा कर लिया जाता है। हाँ, कटनी 100 होगा कि 200 होगा? मुझे तो लगता है 100 किलोमीटर होगा। क्या ज्यादा होगा? होता रहा जितना हूं 50 55 किलोमीटर,
रीवा तो 55 है। इसमें एक और है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरे में लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज समकोणिक, है ना, समकोणिक त्रिभुज कहलाते। एक वाक्य के उत्तर पूछ लिया, समकोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं? संगत कोण बराबर है, मेन संगत उसको बताना, समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। क्लियर ना? दो समकोण त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का सदैव अनुपात समान होता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। सत्य है असत्य है, इस तरह से पूछ लेगा। भाई सत्य सत्य पूछना है या खाली स्थान पूछ लेगा। खाली स्थान त्रिभुजों में दो खाली स्थान त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, समान कोणिक। तो खाली स्थान सही विकल्प वो कहां पूछेगा राम जाने, लेकिन राम से पहले हम जाने। क्लियर ना? अब यहां पे आया है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। प्रमेय में जिसे नाम चेंज करके थेल्स साहब ने थेल्स प्रमेय कर दिया है। 640 546 जन्म तारीख है 640 और 546, ये है कौन? ईस्वी, है ना। इनका नाम है थेल्स गणितज्ञ। और इस बार का पेपर आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं किसका पूछ लेगा। अगर पूछना हुआ, मान लो कभी आना हुआ, तो किस गणितज्ञ का जन्मदिन पूछेगा वो। और इस बार पक्का है कि हम भारतीय वाले भारत का ही पूछेंगे। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि वो आर्यभट्ट का जन्म एरिया पूछेंगे। आर्यभट्ट का है जो सबसे ठीक ठाक है। पाइथागोरस को पूछा जा सकता है। हाँ, एक ग्रीक के निवासी हैं पाइथागोरस। समोस कोई क्षेत्र होगा और ग्रीक के निवासी हैं। और इनका जन्म जो जीवन काल था 569 से 779 सायुपू साधारण युग पूर्व, ईसा पूर्व की बात चल रही है। अपरिमेय संख्या √2 और ज्यामिति गुण और त्रिकोणमिति पर इन्होंने काम किया है? अपरिमेय संख्या को लिख दिया गया है कि अपरिमेय संख्या √2 जैसे एग्जाम्पल फॉर्म में। ज्यामिति गुण और त्रिकोणमिति में इन्होंने काम किया। 569 से 479 पाइथागोरस। आर्यभट्ट के बारे में मैंने बता ही दिया है, 476 से 550, बिल्कुल रटा होना चाहिए। 476 550 शुद्ध पाई का मान पाटिलपुत्र पटना बिहार 3.146 है ना। इस पर पाई का शुद्ध मान इन्होंने बताया था। और कहां तक बताया था? दशमलव के 4 स्थानों तक। ओपन चैलेंज कर दिया था इन्होंने। आर्किमिडीज ग्रीक के हैं। हाँ, ये आर्किमिडीज थोड़ा ज्यादा पावरफुल है ना। आर्किमिडीज ने बहुत काम किया है, फिजिक्स में भी काम किया है ना। आर्किमिडीज का मैं तुम्हें बता दूं, सिद्धांत तो ठीक है, फिजिक्स में है ही। जो वो नोबल मिलता है, जो नोबल, हाँ, वो आर्किमिडीज को मिला हुआ है। तो थेल्स को तो हम लोग याद रखेंगे 640 546। इस बार आने के चांस जो भी हैं वो आर्यभट्ट के हैं। आर्यभट्ट पाटिलपुत्र पटना बिहार शुद्ध पाई का मान और 476 550 बिल्कुल याद ही रख लो, यहां से यही होना है। हाँ, अब पाइथागोरस का तो याद ही रहेगा। पाइथागोरस की पाइथागोरस प्रमेय, कांड का वर्ग।
आधार और लंब के वर्ग के बराबर है, पता है नहीं, डीजे है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? यस बताइए, टेल मी दैट। लंब, कर्ण, आधार, डू यू नो? नहीं पता? डीजे सबसे बड़ी भुजा होती है। डीजे को कहते हैं कर्ण, ठीक है ना? बता देना है, किसी को पता नहीं चलेगा कहां रिकॉर्डिंग है डीजे। एम्पलीफायर वाले डीजे की बात चल रही। चलिए तो ध्यान रखे रहेंगे, थेल्स 640 546 आर्यभट्ट और ये सब चीजों को देख लेना है। आधारभूत प्रमेय में आया है प्रमेय 6.1, इसको हूबहू याद कर लेना है जैसा यहां पर लिखा दे रहा हूं मैं, क्योंकि प्रमेय जब होती है किसी के द्वारा कथन कहा जाता है तो वह यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, ये अभी ही याद हो जाना चाहिए, अभी ही, हाँ सुनूंगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं, ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये मतलब ये दो है, जो ये दो की बात है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। ये बना दिया कोई भी त्रिभुज। बोले यदि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक भुजा के समांतर में अगर इस वाले के समांतर खींचने की कोशिश करूं तो ये ऐसे कटेगी, यहां से डिस्टेंस जो है और यहां डिस्टेंस सेम होगा, तो बोला है समांतर है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ये अन्य दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, रेखा का नाम एल जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अगर नाम मैं कर दूं ए बी सी, यहां एम यहां एन, तो ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन सी, या फिर ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए सी, फिर कुछ भी हो सकत है, ठीक है ना? ये है भुजाओं का अनुपात। अब बहुत अच्छे से जब हम लोग प्रश्न करेंगे तो वहां क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि स्टेटमेंट जो लिखा है वहां पे कम से कम एक डायग्राम बना के आइए। उसने भले ही पूछा था कि थेल्स प्रमेय लिखिए, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए, तो आप वहां एक डायग्राम चपका के आइए बकायदा नेमिंग के साथ, और रिलेशन भी लिख के आइए। उससे यह होगा कि सामने वाले को पता रहेगा कि इस तरह की चीजें इसमें लिखी हैं।
क्लियर ना? तो ये हमें प्रमेय याद होना चाहिए। 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम कहलाता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसका कथन याद हो जाएगा, याद हो गया, याद हो गया, सुना? अन्य दो भुजाओं की दो भिन्न भिन्न बिंदुओं का प्रतिच्छेद करे, दो बिंदुओं का प्रतिच्छेद करे तब। ऐसा नहीं बाबू। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह तीसरी अन्य दो भुजाएं उसी अनुपात, एक ही अनुपात में विभक्त होती है। ये है, एक बार अच्छे से याद कर, दिमाग में सेट कर लो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। समांतर वहां करना पहले और लास्ट में अनुपात बताना है। ये दिमाग में रखते हुए जो चीज चाहिए हमें, वो रेखा चाहिए कहां? भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस तरह से दिमाग चलाएंगे। क्लियर ना? प्रमेय 2 यह है, यदि एक रेखा मेरे क्लास की एक लड़की थी। चलिए, यदि एक रेखा राय अब तुमको क्या पता कि कौन सी स्कूल में और कौन सी क्लास में थी? मुझे क्या पता, तुमको भी नहीं पता नालायक। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह कौन? वो तीसरी रेखा जो है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, तो ये दोनों रेखा यहां से चली गई, एक ही अनुपात विभाजित करे कौन? एक रेखा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है तो वह कौन? ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। इस तरह से यह स्टेटमेंट इसके लिए परफेक्ट होगा। अब आई है प्रमेय 6.3। फिर आ जाएंगी कसौटी, है ना? कसौटी जानते हैं? समरूपताओं की क्या होती है? कंडीशंस होती है, उन्हें कसौटी बोलते हैं।
हमारे हिंदी जिंदाबाद। ऐसा ऐसा शब्द है ना कि जैसे कोई जनती नहीं। हाँ 6.3 बड़ा अच्छा है, ये कर चुके हम लोग। उधर लिखे थे 2 कंडीशन कि संगत कोण बराबर अब भुजाएं एक ही अनुपात में एक ही अनुपात में हो ना, समानुपाती हो। क्लियर ना। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लियर ना। ये प्रमेय 6.3 थी जो उधर ऑब्जेक्टिव में आई थी कि एक शर्त लिखी है, यदि 2 त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर हैं, बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात को क्या बोलते हैं? समानुपाती। एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अरे राइटिंग समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, मुंह से तो बोल रहा हूं। हाँ बड़ी माँ का नाम क्या बोला? यदि बड़ी माँ को देखा था ना, अच्छी चलाए थे दिवाली में, देखिए क्या नीचे रखिए। ये 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इन कंडीशनों को हमें अच्छे से याद रखना होगा। अब 3-4 दिए हुए कंडीशंस जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? कसौटी। समरूपताओं की कंडीशंस होती हैं। किसी त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं और उस समरूपता को बोला जाता है ए समरूपता। ए समरूपता। किसी त्रिभुज के 2 कोण अन्य त्रिभुज के 2 कोणों के अगर बराबर हैं तो तीसरे कोण ऑलरेडी बराबर है, 180 में माइनस करेंगे बराबर है। तो कसौटी नंबर 1 जो है ए समरूपता क्या कहती है कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, भाई एक त्रिभुज है, इसके 2 कोण किसी अन्य त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हैं तो ये त्रिभुज समरूप हैं, ये त्रिभुज समरूप हैं। और कौन सी समरूपता लग गई है? ए समरूपता। ये हो गई है पहली कंडीशन, ए समरूपता। ये चैप्टर क्लोज होने वाला है। फिर बोला है अगर तीनों कोण बराबर हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं दे के रखा है, तीनों कोण बराबर हैं तो ट्रिपल ए समरूपता लगा दो, एंगल से। लेकिन अगर 2 कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है तो फिर कोण है? ये नहीं होती, कहे इसमें नहीं दिया है, हो गया होते हो ना होते। अच्छा सर्वांग समतल में होता है क्या? ये हो सकता है। साइड एंगल साइड हो सकता है इस बुक में ना दिया हो इसलिए नहीं लिखा गया है। कंडीशंस अगर मिल रही हैं तो मैच कर देंगे तो हो जाएगा। साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता। हिंदी वाला इंग्लिश में लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाला हिंदी में लिख दे तो बवाल मच जाएगा। और तीनों साइडें हो जाएंगी, जैसे तीनों एंगल हो गए हैं, तीनों साइडें समरूपता हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समरूपताएं हमें पता होनी चाहिए। अगर इनमें से 3 कंडीशंस लग रही हैं, 3 कंडीशन लग रही, इसमें तो 2 ही है, फिर भी ये ओके कर देगा क्योंकि तीसरा कॉन्सेप्ट बराबर हो जाता है।
तो यहां से लगभग समरूपता के क्वेश्चन जो चैप्टर त्रिभुज में थे लगभग ओके हैं। और यदि पिछले साल के प्रश्नों में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचे होगा। एक बार देख लेते हैं 2022 में कुछ आया था क्या यहां से? यहां से तो नहीं आया था।